क्या आपने कभी ये सोचा कि हमारी जमीन से बाहर इतने प्लैनेट, सितारे, सैयारे और करोड़ों गैलेक्सीज कैसे बन गए? जरा एक लम्हे के लिए सोच कर देखिए, अगर जमीन ना होती तो क्या होता? अगर इस दुनिया में कोई सितारा, सैयारा और कहकशां ना होते तो क्या होता? एक खाली फजा और चटियल जगह होती जहां दूर दूर तक किसी चीज का नामो निशान तक ना होता। और था भी ऐसा ही। आज से 4.6 बिलियन साल पहले यानी 460 करोड़ साल पहले हमारा ये सोलर सिस्टम मौजूद नहीं था। हर जगह सिर्फ अंधेरा था, गहरी खामोशी थी और हर तरफ सुकून और खाली जगह। तब इस पूरी फजा में कहीं भी कुछ मौजूद नहीं था। फिर सवाल ये है कि ये खाली जगह हमारी जमीन में कैसे तब्दील हुई? पानी कहां से आया? और 8 प्लैनेट, सूरज और चांद कैसे बने? ये सब और बहुत कुछ आइए जानते हैं जमाना टीवी की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस जमीन के बारे में। हम देखना चाहते हैं कि ये जमीन कैसे वजूद में आई और आज से 460 करोड़ साल पहले का सोलर सिस्टम कैसा था। यूं तो कहा जाता है कि ये दुनिया बिग बैंग के बाद बनी, लेकिन सवाल यह है कि बिग बैंग से भी पहले क्या था? कायनात की इब्तिदा से बिग बैंग और फिर जमीन के वजूद तक, इस सब प्रोसेस को साइंस कैसे बयान करती है कि ये सब हुआ कैसे था? यही आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जमीन 400 करोड़ साल पहले उबलते हुए लावे का गोला थी, जिस पर जिंदगी का कोई निशान नहीं था। लेकिन इससे भी 60 करोड़ साल पहले सिर्फ खला था और इसमें सिर्फ धूल और गैस भरी हुई थी। ये गैस यूं ही घूमती फिरती रहती है। धूल और गैस के मिलाप से आहिस्ता आहिस्ता एक बादल वजूद में आने लगा, जिसे साइंसदान सोलर न्यूबुला कहते हैं। ये बादल जब बन गया तो इसमें कई किस्म की गैसें मौजूद थीं, जिनमें हाइड्रोजन और हीलियम की मिकदार सबसे ज्यादा थी। ये बादल लाखों साल तक यूं ही खला के अंधेरे में घूमता रहा। अचानक एक दिन एक बड़ा धमाका हुआ। ये धमाका इस बादल के करीब हुआ और इस धमाके की लहरें इस बादल से टकराईं। आप समझ रहे होंगे कि यही बिग बैंग था, तो ऐसा नहीं है, बल्कि इसे सुपरनोवा कहा जाता है। इस धमाके की वजह से इस बादल में गैस और धूल कंप्रेस होने लगती है और ये पूरा बादल अंदर की तरफ सिकुड़ना शुरू हो जाता है। ये ऐसा ही है जैसे आज आप एक फिरकी घूमते देखते हैं। बिल्कुल इसी तरह गैस और धूल इस बादल में घूमने लगती है। ये दरअसल उसी धमाके का असर था। गैस और धूल अब किसी लट्टू की तरह घूम रहे थे, यानी इनकी मूवमेंट बिल्कुल फ्लैट थी। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि करोड़ों साल बाद भी अगर आज हम जमीन और बाकी तमाम सैयारों को देखें तो इनकी मूवमेंट भी बिल्कुल फ्लैट है। उस वक्त भी ये धूल और मिट्टी एक डिस्क की तरह घूम रहे थे, जैसे आज सैयारे घूमते हैं। इस फ्लैट घूमने वाली डिस्क को प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहा जाता है। वक्त गुजरता जा रहा था और लाखों साल बाद इस प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के बीच में प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ने लगे और ये प्रेशर इतना बढ़ गया कि एक दिन यहाँ धमाका हुआ और इसकी वजह से एक प्रोटोस्टार पैदा हो गया। प्रोटोस्टार का मतलब है वो चीज जो सितारे बनने से पहले मौजूद थी। अब इस बादल में मौजूद सारी धूल और गैस बढ़ती हुई गर्मी और दबाव की वजह से बिल्कुल सेंटर में खिंचती चली गई और यहाँ इतना प्रेशर हुआ कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होने लगा। इस रिएक्शन का सीधा सा मतलब यह है कि यहाँ टेम्परेचर तकरीबन 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो गया और इसके नतीजे में हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगी। आखिरकार इस फ्यूजन रिएक्शन की वजह से सूरज पैदा हुआ और यही वो रद्द अमल है जो आज भी सूरज में हो रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये रिएक्शन इस डिस्क के बिल्कुल बीच में हो रहा था और आज भी सूरज इस डिस्क के बीच में ही मौजूद है और इसके आसपास मुख्तलिफ प्लैनेट बनते चले गए हैं। सूरज तो बन गया, लेकिन हमारा सवाल अब भी अपनी जगह जूं का त्यों मौजूद है कि जमीन कैसे वजूद में आई और बाकी सैयारे बनना कैसे शुरू हुए। देखिए, ये घूमने वाली प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क सूरज बनने के बाद भी घूम रही थी।
धूल के छोटे जर्रात अब भी मौजूद थे जो एक दूसरे से टकराते थे। केमिकल बॉन्डिंग कुव्वतों की वजह से जब ये जर्रात आपस में टकराने लगे तो एक दूसरे से चिपक जाते थे। इनके चिपकने से शुरू में छोटे छोटे झुरमट बनने लगे और लाखों साल के बाद इनमें से कुछ इतने बड़े हो गए कि इनका साइज 1000 मीटर से बढ़कर चंद किलोमीटर तक हो गया। इन झुरमटों को प्रोटोप्लैनेट कहा जाता है, यानी प्लैनेट बनने से पहले का हिस्सा। जब ये झुरमट कशिशे सिक़्ल यानी ग्रेविटी की वजह से आपस में टकराने लगे, ये छोटे प्रोटो सैयारे एक दूसरे से टकराते थे और ये टकराव कोई छोटा मोटा नहीं होता था, बल्कि इस टकराव के नतीजे में बहुत सारी तवानाई निकलती थी। आपस में टकराने वाले ये झुरमट इतने गर्म होते थे कि चट्टानें पिघल जाती थीं और इनके ऊपर लावे का एक समुंदर बन जाता था। जैसे जैसे ये प्रोटो सैयारे एक दूसरे से टकराते गए, इनका साइज बढ़ता गया और कशिशे सिक़्ल की वजह से वो वक्त के साथ साथ गेंद की शक्ल इख्तियार करने लगे। ऐसे ही टकराव के नतीजे में करोड़ों साल बाद हमारी जमीन बनी। जब ये छोटे छोटे झुरमट बनकर एक बहुत बड़ी शक्ल इख्तियार कर गए तो इसी को आज हम जमीन कहते हैं। लेकिन जमीन दरअसल इन एनर्जी से भरपूर झुरमट से बनी तो जमीन खुद एक लावा थी और हर तरफ आग ही आग थी। अब हम 400 करोड़ साल तक पहुंच चुके हैं और इस दौरान 60 करोड़ साल गुजर चुके हैं। आगे क्या हुआ और ये लावा कैसे खत्म हुआ? सबसे दिलचस्प बात यह कि जमीन पर पानी कैसे बना। आइए आपको बताते हैं। जमीन अगरचे बन चुकी थी और लावा हर तरफ था, लेकिन तब भी उस वक्त जमीन से बहुत से झुरमट यानी प्रोटोप्लैनेट आकर टकराते रहते थे। इनमें से कुछ का हज्म 100 किलोमीटर था तो कुछ का साइज 200 किलोमीटर था। चुनाचे उस वक्त जमीन पर जितनी चट्टानें थीं वो पिघलकर लावे की शक्ल इख्तियार कर लेती थीं और बार बार दब जाती थीं। टकराने वाले इन्हीं सैयारों में पानी भी होता था। लेकिन सवाल फिर वही आ जाता है कि इन प्रोटोप्लैनेट्स में पानी कहां से आता था? तो इसकी वजह वही एक बादल था जो सबसे शुरू में हमने आपको बताया था। इस बादल में कुछ गैसें ऐसी भी थीं जिनमें आइस क्रिस्टल्स हुआ करते थे। फिर ये आइस क्रिस्टल्स कुछ तो जमीन में आ गए और कुछ दूसरे झुरमट में चले गए। अब जब कोई ऐसा झुरमट जमीन से टकराता था जिसमें पानी होता था तो यूं जमीन से मिलते ही इसके पार्टिकल्स पानी की सूरत इख्तियार कर लेते थे। लेकिन चूंकि जमीन बहुत गर्म थी इसलिए ये पानी फौरन ही भाप बनकर उड़ जाता था। अलबत्ता अब इतना जरूर होने लगा था कि यही भाप बादल बनकर कभी कभार जमीन पर बरसती थी। यूं एक तरफ तो पानी वजूद में आया और दूसरी तरफ जमीन पर से लावा खत्म होने लगा। अब फिर आप पूछेंगे कि भला वो कैसे? दरअसल यही पानी फिर जमीन पर मुख्तलिफ परतें बनाने में काम आया। इससे ही जमीन की 3 परतें यानी क्रस्ट, मेंटल और कोर बनी। दरअसल जमीन में मुख्तलिफ गैसेस मौजूद थीं। इनमें से कुछ भारी थीं तो कुछ हल्की। जब बारिश होती तो लोहे और निकल जैसे भारी अनासिर जो दूसरे अनासिर से भारी थे आहिस्ता आहिस्ता इस लावे में बहने लगे और जमीन के मरकज की तरफ खींचने लगे और हल्के अनासिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ आने लगे, जैसे सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, सोडियम और पोटेशियम वगैरह। आहिस्ता आहिस्ता जमीन का मरकज बनना शुरू हुआ जब लोहा और निकल आपस में मिलना शुरू हो गए। ये जमीन का गर्म तरीन हिस्सा है। यहाँ का दर्जा हरारत 6000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। आमतौर पर लोहे को इस दर्जा हरारत पर पिघलना चाहिए, लेकिन जमीन के मरकज में दबाव इतना ज्यादा है कि लोहा भी इस दर्जा हरारत पर नहीं पिघलता। लोहा और निकल जमीन की तह में ठोस शक्ल में मौजूद होते हैं। यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम जैसे अनासिर ने मेंटल की तह बनाई, जहां आज भी रेडियो एक्टिव डिके हो रहा होता है। ये जमीन में गर्मी का एक बहुत बड़ा जरिया है। यूं ही जमीन की सबसे ऊपरी तह बनी जिसे क्रस्ट कहा जाता है। यहाँ लावा ही लावा था, लेकिन जब हल्के अनासिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहे थे तो उनके ठंडा होने की वजह से क्रस्ट की ऊपरी तह बनना शुरू हो गई। इस परत पर ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाई जाती है। क्योंकि ये हल्का था इसलिए सबसे ऊपर आ गया। ऑक्सीजन के ठंडा होने की वजह से ये लावा ठोस मिट्टी में बदलता चला गया और यूं जमीन वजूद में आई जिस पर हम सब आज रहते हैं।
दोस्तों, ये कोई खाम ख्याली नहीं, बल्कि वो प्रोसेस है जो आज भी मुख्तलिफ स्टार्स के साथ होता है। और इस सब प्रोसेस को मद्देनजर रखते हुए ही साइंसदान इस नतीजे तक पहुंच पाए हैं। इस पूरी तारीख को निकालने का एक जरिया पुराने पत्थरों की रेडियोमेट्रिक डेटिंग है। अरबों साल पुरानी मादनियात का मुताला करने और इनकी साख्त को देखकर अंदाजा हो जाता है कि ये पत्थर कितना पुराना है और इस पर कौन कौन सा वक्त गुजर चुका है। यही वजह है कि जब जमीन पर कोई शहाब साकिब गिरता है तो साइंसदान इस पर काम करके यही पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इसकी उम्र कितनी है। ये सिर्फ एक जमीन का प्रोसेस है, लेकिन बाकी प्लैनेट का मामला भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हम ऐसे टॉपिक्स आपके लिए और भी लाते रहेंगे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? हमारी स्टोरी टेलिंग वीडियो बेहतर है या आप इस तरह की वीडियो से भी कुछ सीखना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।